नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी है गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। अगले दिन प्रातः रोज की भांति फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सारे दिन चलने के बाद वे एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर के समीप पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रात को विश्राम करने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढी और फिर वहीं डेरा डाल लिया। बुलाकी गंगाराम पटेल से पैसे लेकर अपने घोड़ों के लिए भोजन सामग्री लेने बाजार चला गया। जब वो कई दुकानों से अपनी जरूरत का सामान खरीद चुका तो लौटते समय उसने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। उसे ये लालसा थी कि उसे कुछ ऐसा अजीब दृश्य दिख जाए या फिर ऐसी कोई विचित्र बात देख ले तो पटेल जी के पास पहुंचकर उसका उत्तर उनसे मांगे। और संयोगवश उसे ऐसा दृश्य दिखाई भी पड़ा। उसने देखा कि एक जर्जर मकान के बाहर एक पुरुष फटे कपड़े और जूते पहनकर बहुत ही गरीबी हालत में खड़ा हुआ है। उसके पास एक स्त्री और 5-6 साल का एक लड़का खड़ा है। तभी वहां एक ऐसी स्त्री पहुंची जो देखने में किसी रानी के समान लग रही थी। वो स्त्री बार बार उस दीनहीन पुरुष और दूसरी स्त्री के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और अपने साथ चलने का आग्रह करने लगी, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर कोई भाव पैदा न हुए। बुलाकी के लिए तो इतना ही मसाला काफी था। वो तुरंत अपने ठिकाने की ओर दौड़ लिया। वो सोच रहा था कि आज मैं इस प्रसंग को पूछकर गंगाराम पटेल को अवश्य मजा चखाऊंगा। जरूरी नहीं है कि पटेल जी के पास हर प्रश्न का उत्तर हो। इस बार वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मुझे वापस लौट जाने का बहाना मिल जाएगा। जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचा उस समय गंगाराम पटेल संध्या वंदन कर रहे थे। आते ही बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैं इस नगर में एक ऐसा अजीब दृश्य देख कर आया हूँ जिसका उत्तर आपसे देते नहीं बन पड़ेगा। अच्छा, पटेल ने मुस्कुरा कर पूछा, ऐसा क्या देख कर आया है जो इस तरह उत्साहित हो रहा है? भला मैं भी तो सुनूं वो बात। बुलाकी ने तब चटखारे लेकर सारी बात उन्हें बता दी जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंत में वो अपने अंदाज में बोला, अब मुझे इस रहस्य के बारे में बताओ पटेल जी, वरना मैं तो चला वापस अपने गांव की ओर। अरे हाँ हाँ, जरूर चले जाना बुलाकी, लेकिन जाएगा तो कल सुबह ही ना। अभी तो रात्रि सिर पर खड़ी है। यात्रा से थके हारे आए हैं, पहले कुछ खा पीकर विश्राम तो कर लें। सोते समय मैं तुझे इस रहस्य के बारे में बता दूंगा। भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाकी ने पटेल का हुक्का भरकर रख दिया। पटेल बिस्तर पर लेट गए और बुलाकी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। पटेल ने कहा, बुलाकी, अब से कुछ समय पूर्व इस नगर पर एक राजा राज करता था। उसकी पहली रानी संतान के रूप में एक लड़की छोड़कर प्रभु को प्यारी हो गई। राजा ने तब दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी रानी से उसे कोई संतान ना हुई। राजा अपनी लड़की से बहुत स्नेह करता था, लेकिन लड़की की सौतेली माँ उस लड़की से ईर्ष्या रखती थी। राजा की उस लड़की का नाम था रूपा। समय बीतता गया। धीरे धीरे वो राजकन्या एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। जब वो नदी में स्नान करने के लिए उतरी तो अचानक उसका पैर फिसला और वो नदी के गहरे जल में डूबने लगी। रूपा की सहेलियां ये देखकर घबरा गई। वे सहायता की गुहार लगाती महल की ओर दौड़ गई ताकि महल पहुंचकर राजा से सारा हाल बता सके। नदी के दूसरे किनारे पर उस समय एक युवक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसने जब रूपा को डूबते देखा तो वो फुर्ती से नीचे उतरा और नदी की ओर दौड़ पड़ा। वो अच्छा तैराक था। नदी में कूद पड़ा और रूपा को डूबने से बचाकर किनारे पर ले आया। रूपा बेहोश हो गई थी। नदी का ढेर सारा जल उसके पेट में चला गया था। उस युवक ने तट पर ले जाकर पहले तो उसका पेट दबाया। ऐसा करने से रूपा के पेट में गया पानी मुंह के रास्ते से बाहर निकल आया। कुछ ही पल बाद रूपा को होश आ गया। अब उसने इधर उधर देखा। उसकी सारी सहेलियां वहां से गायब थी। ये देखकर वो घबरा गई।
रूपा की ऐसी स्थिति देखकर उस युवक ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई डर की बात नहीं है। आपकी सखियों ने आपको डूबते देखा तो वो डर गई, इसलिए शायद सहायता के लिए नगर की ओर चली गई। अभी शायद वो सहायता के लिए कुछ आदमी लेकर लौटने ही वाली हैं। रूपा ने कृतज्ञता भरी नजरों से युवक को देखा। उसे वो युवक बहुत ही भला लगा। शरीर से रिष्ट पुष्ट और गोरे चिट्टे रंग का युवक पहली ही नजर में उसके हृदय में उतर गया। उसी समय राजा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने रूपा से उस युवक का परिचय पूछा तो रूपा ने बताया, पिताजी, आज मैं इस युवक की कृपा से ही जीवित बच सकी हूँ। अगर ये नौजवान समय पर पहुंचकर मुझे नदी के जल में से निकाल नहीं लेता तो मेरे प्राण पखेरु हुई उड़ जाते। राजा ने युवक का बहुत बहुत आभार माना। उसने उसे अपने महल में ले जाकर पुरस्कार देना चाहा, लेकिन युवक ने इस काम के बदले राजा से कोई भी पुरस्कार लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, राजन, आपकी बेटी को मैंने किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए नहीं बचाया है। मैंने तो इसे इसलिए बचाया है क्योंकि ये एक इंसानियत का फर्ज था। अगर इसे डूबता देखकर मैं खामोश हो जाता तो प्रभु की नजरों में दोषी कहलाता और तब मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए मुझे पुरस्कार देने की बात भूल जाइए और राजकुमारी को महल में ले जाकर इनका उपचार कराइए। इस समय इन्हें उपचार की बहुत आवश्यकता है। उस युवक के ये उत्तर से राजा अत्यंत प्रभावित हुआ और राजा ने युवक से उसका नाम पूछा तो युवक ने कहा, मेरा नाम महेंद्र है। राजा ने महेंद्र से कहा, तुम हमसे कोई पुरस्कार तो नहीं लेना चाहते ना, सही, लेकिन क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं कर सकते? महेंद्र अब इनकार नहीं कर सका। उसने कुछ दिन के लिए राजा का मेहमान बनना स्वीकार कर लिया। राजा उसे अपने महल में ले आया। महल में आकर महेंद्र की जीवन धारा ही बदल गई। राजकुमारी रूपा उसके प्रेम माश में फंस गई। महेंद्र भी उस पर मोहित हो गया। परिणाम ये निकला कि राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए उचित वर समझकर उसके साथ रूपा का विवाह कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने अपने हुक्के से एक गहरा कश खींचा। ढेर सारा धुआं अपने हलक से उगलते हुए उन्होंने बुलाखी से कहा, बुलाखी, क्या तुझे ये जानने को उत्सुकता नहीं है कि आखिर वो युवक महेंद्र था कौन, जो देखते ही देखते एक राजकुमारी का पति और एक राजा का जमाता बन गया? उत्सुकता तो है पटेल जी, बताइए ना, कौन था वो युवक? उसके माता पिता और परिवार के बारे में भी बताइए। तो सुन बुलाखी, महेंद्र नाम का वो युवक एक गरीब किसान का लड़का था। उसके पिता ने उसे एक ऋषि के आश्रम में विद्याधन के लिए भेजा हुआ था। उस समय वो आश्रम में रह रहे अपने सहपाठियों और ऋषि तथा ऋषि की पत्नी के भोजन के लिए नदी किनारे सूखी लकड़ियां काटने आया हुआ था। संयोगवश ही उसकी नजर नदी के जल में डूबती हुई राजकुमारी पर पड़ गई और उसने दौड़कर नदी में कूदकर उसे बचा लिया। जब राजा ने उसे अपनी कन्या के लिए वर चुन लिया तो उसने आश्रम में अपने गुरु और सहपाठियों को यह सूचना पहुंचाई। अपने पिता को भी उसने सूचित कर दिया। तब सभी लोग उसके विवाह के अवसर पर वहां पहुंचे और सब ने वर वधू के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। तब से रूपा और महेंद्र सुखपूर्वक महल में रहने लगे। विवाह के बाद जब रूपा और महेंद्र महल में रहने लगे तो राजा की उस रानी को ईर्ष्या हुई। रूपा से तो वो पहले ही बहुत जलती थी। महेंद्र भी जब महल में ही रहने लगा तो ईर्ष्या में और भी वृद्धि हो गई। उधर राजा ने भी राजकार्य का अधिकांश दायित्व अपने दामाद महेंद्र को सौंप दिया था। एक दिन तो उन्होंने भरे दरबार में ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा दामाद महेंद्र ही होगा। ये बात सुनकर रानी की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी और वह महेंद्र और रूपा को महल से बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन उसने एक योजना बना ली और रानी केकई की तरह अपने राजसी वस्त्र उतारकर मैले कुचैले वस्त्र पहनकर को भवन में जा लेटी।
शाम को दरबार से लौटकर राजा ने उसके रूठने का कारण पूछा तो उसने महेंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उसका पतिव्रत्य धर्म नष्ट करना चाहता था। रानी की ये बात सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर बिना कोई छानबीन किए महेंद्र को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे डाला। जब महेंद्र जाने लगा तो रूपा भी महल का अपना सारा सुख त्याग कर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वो उसके साथ ना जाए, किंतु वो एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से विमुख कैसे रह सकती थी। वो भी अपना सारा राजसी सुख भोग छोड़कर अपने पति के साथ बाहर चली गई। उधर राजा ने क्रोध में आकर महेंद्र को देश निष्कासन का आदेश तो दे डाला, किंतु बाद में उसकी कमी उसे खलने लगी। वो पछताने लगा कि मैंने महेंद्र को देश निष्कासन का आदेश देकर अच्छा नहीं किया। ना जाने मेरी लाडली बेटी इस समय कहाँ और कैसी हालत में होगी। जिसने कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा था, अब ना जाने किन किन हालात में दर बदर की ठोकर खा रही होगी। इसी शोक में राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रानी ने बेमन से उसका उपचार कराया, किंतु राजा बीमारी से मुक्त न हुआ और मन में पश्चाताप का बोझ लिए एक दिन उसने अपना शरीर त्याग दिया। राजा के मरने के बाद राज सत्ता रानी के हाथ में आ गई। वो हर काम अपनी मर्जी के अनुसार करने लगी। रानी के कामों से प्रजा और उसके सारे कर्मचारी नाखुश हैं, किंतु रानी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। वो अपनी इच्छा की खुद स्वामिनी हो गई। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और उसका एक गहरा कश लेकर आगे कहने लगा, बुलाखीराम, आगे का हाल सुनो। अपना नगर छोड़कर महेंद्र और रूपा एक दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया और दूसरों की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। धीरे धीरे उन्हें उस नगर में रहते हुए 7 वर्ष बीत गए। इस दौरान रूपा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रूप किशोर रखा। एक दिन की बात है, रूपा अपने पति के साथ नगर से बाहर एक मंदिर में देव पूजा के लिए गई। रास्ते में एक गुंडे की निगाह उस पर पड़ गई। वह गुंडा रूपा के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। वो सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे ये रूपसी मेरी अंकशाइनी बन जाए, किंतु ये कार्य तब तक उसके लिए कठिन था जब तक कि रूपा का पति महेंद्र उसके साथ था। अतः सबसे पहले उसने महेंद्र को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। तब वो गुंडा एक अपाहिज का भेष बनाकर महेंद्र के पास पहुंचा और उससे कहा, भैया, मैं एक अपाहिज आदमी हूँ, ईश्वर के लिए मेरी कुछ मदद करो, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। महेंद्र ने कहा, कैसी मदद चाहते हो भाई? यदि तुम हमसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद कर रहे हो तो वो बेकार है, क्योंकि हम तो खुद ही गरीब आदमी हैं। हाँ, यदि किसी शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो तो वो मैं कर सकता हूँ। तो उसने कहा, मुझे आपका कोई पैसा पाई नहीं चाहिए। वो दुख भरे स्वर में बोला, बात दरअसल ये है कि मुझे नदी के पार जाना है, लेकिन मैं उस पार करने में असमर्थ हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई मल्लाह भी नहीं दिख रहा जो मुझे अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा सके। इसलिए मैं आपसे मदद की गुहार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किसी तरह नदी पार करा दे। महेंद्र ने रूपा की ओर देखा तो उसने आंखों ही आंखों में सहमति प्रदान कर दी। तब महेंद्र ने उस गुंडे के छल को न समझते हुए उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और तैरकर उसे नदी पार ले जाने लगा। नदी के दूसरे तट पर उस गुंडे के 2 साथी पहले ही मौजूद थे। उस गुंडे के संकेत पर तट पर पहुंचते ही उन दोनों ने महेंद्र को काबू में कर लिया और उसे ले जाकर एक मकान की कोठरी में बंद कर दिया। अब रूपा को हथियाने के लिए उस गुंडे ने दूसरी चाल चली। उसने एक किशोर उम्र के लड़के को कुछ पैसे देकर कहा कि नदी के दूसरे तट पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है, तुम ये संदेश दे आओ कि तुम्हारे पति ने उस पार तुम्हें अपने पास बुलाया है, और जब वह स्त्री नदी में उतर जाए तो तुम वहां से रफू चक्कर हो जाना। काम आसान था। लड़के ने पैसे लिए और फौरन तट के दूसरी ओर चला गया। वहां जाकर उसने रूपा के सामने वही दोहरा दिया जो उससे कहने के लिए कहा गया था।
पति का संदेश मिलते ही आशंका से भरी रूपा तुरंत नदी के जल में उतर गई। नदी में गहरा जल नहीं था, अतः उसे पार करने में कोई परेशानी नहीं आई। वो सुरक्षित रूप से दूसरे तट पर पहुंच गई। जैसे ही रूपा तट पर पहुंची, तीनों गुंडों ने उसे घेर लिया और दबोचकर उसे भी महेंद्र की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया। ये कहकर गंगाराम पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाकी, अब थोड़ी देर के लिए इस किस्से को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें उस रानी का हाल सुनाता हूँ कि उसके साथ क्या बीती। पति की मृत्यु के कुछ सालों तक तो रानी निश्चित रूप से राजकार्य करती रही, लेकिन फिर सामंतगणों ने उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना आरंभ कर दिया। महल से रानी को सेवा में लगी नौकरों की फौज हटा दी गई। सिर्फ आवश्यकता भर के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करके रानी को मिली सारी सुविधाएं उससे छीन ली गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने रानी को राज्याधिकार से वंचित करके सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया। रानी ने उसका विरोध किया तो उससे कह दिया गया कि महाराज की मृत्यु के बाद इस राज्य की सत्ता सिर्फ रूपा और महेंद्र का ही अधिकार है, अतः जब वे यहाँ आकर हमसे अपनी अमानत मांगेंगे तो हम तत्काल राज्याधिकार उन्हें सौंप देंगे। ये सुनकर रानी ठगी सी रह गई। राज सत्ता का अधिकार उसके हाथ से छिन गया तो वो बेहद मायूस हो गई। उसे रह रहकर पछतावा होने लगा कि क्यों उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो वो निर्दोष महेंद्र पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा बैठी थी। उसे अब ये भी लगने लगा कि उसका जीवन रूपा और महेंद्र की उपस्थिति में ही सुरक्षित रहेगा। कोई सामंतगण षड्यंत्र करके उसे मरवा भी सकते हैं। ये सब सोचकर ही रानी रूपा और महेंद्र को तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ी और उनकी खोज करते करते उस नगर में पहुंच गई जहां वे दोनों रह रहे थे। और अब रूपा और महेंद्र का हाल सुनो। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उन गुंडों ने रूपा और महेंद्र को एक ही मकान की अलग अलग कोठरियों में बंद कर रखा था। उधर अपने घर पर उनका 7 वर्षीय बेटा बेचैनी से उनके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई और उसके माता पिता पूजा करके वापस नहीं लौटे तो उसकी चिंता बढ़ गई। कहीं कोई दुर्घटना तो उनके साथ नहीं घट गई, ऐसा विचार करके वो उनको खोजने निकल पड़ा। अपने माता पिता को तलाश करता हुआ वो लड़का संयोगवश उसी मकान के निकट पहुंच गया जहां उसके माता पिता कैद करके रखे गए थे। ये भी एक सुखद संयोग ही समझो कि जब वो लड़का उस मकान के करीब से गुजर रहा था तो एक खिड़की की सलाखों के पीछे खड़े चाहर की ओर देखते उसके पिता ने उसे देख लिया। उसने आवाज लगाकर अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, कुछ गुंडों ने मुझे इस मकान में कैद कर लिया है। तुम यहाँ आकर इस कोठरी का बाहर का कुंदा खोल दो। लड़के ने मकान की टूटी 4 दीवारी लांघकर मकान के बाहर पहुंचा और कोठरी का कुंदा खोल दिया। तभी उसे ऐसा करते हुए उस गुंडे ने देख लिया। वो डंडा फटकारता हुआ उस लड़के को और लपका, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। तीर की तरह महेंद्र कोठरी से बाहर निकला और उस गुंडे से भिड़ गया। वो एक किसान का बेटा था। लाठी चलाने के दांव पेच उसे खूब आते थे। उसने गुंडे की लाठी का वार विफल कर दिया और बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से लाठी छीन ली। फिर मियाँ जी की जूती मियाँ जी के सर की कहावत को चरितार्थ करते हुए उसी लाठी से उसकी पिटाई करने लगा। देखते ही देखते गुंडा लहराकर भूमि पर जा गिरा और अचेत हो गया। उसके बाद दोनों मिलकर रूपा को खोजने लगे। उस मकान में अनेक कोठरियां थी। एक एक करके उन्होंने सभी कोठरियां देखी। अंत में एक कोठरी में निराश भाव से बैठी रूपा उन्हें मिल गई। उन्होंने उसे कोठरी से बाहर निकाला और बाहर आ गए। बुलाकी, इसे संयोग ही समझो कि जब वो उस मकान से बाहर निकल रहे थे तो उसी समय उन्हें खोजती हुई रानी भी वहां आ पहुंची। महेंद्र और रूपा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके सामने अपने किए हुए को क्षमा मांगते हुए उन्हें वापस चलने का आग्रह करने लगी। अपनी कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने कहा, हे बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देख कर आया है वो उन्हीं से संबंध रखता है। वो पुरुष और स्त्री महेंद्र और रूपा थे और उनके पास खड़ा हुआ लड़का उनका बेटा था।
वो स्त्री रानी थी जो बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे राज्य में वापस लौटने का आग्रह कर रही थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, अतः अब आराम से लंबी तान कर सो जाओ। मैं भी सोता हूँ, सुबह फिर से यात्रा पर निकलना है। ये कहकर गंगाराम पटेल बिस्तर पर चले गए। बुलाखी भी करवट बदलकर नींद के आगोश में चला गया। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।